साइकिल समोसे वाला। अरे सुना तुमने, अपने थाने में एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है। पहले वाला तो बड़ा कंजूस था, न जाने अब ये वाला कैसा होगा। सही कहा तुमने। कुछ देर बाद पालमपुर गांव में एक गाड़ी आकर स्टेशन के बाहर रुकती है और उसमें से एक इंस्पेक्टर निकलता है जिसका तबादला हुआ था। वो उस पुलिस स्टेशन में आता है। उसके आते ही वो सभी हवलदार खड़े हो जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब जो सबसे सीनियर हवलदार है वो यहाँ हो। विजय कुमार स्टेशन में जाकर बैठ जाता है। ओह, तो तुम हो यहाँ के सबसे पुराने हवलदार? जी साहब, मेरा नाम मनोहर है और मैं अगले साल ही यहाँ से रिटायर होने वाला हूँ। तो क्या करूँ, बैंड बाजा मंगवाऊँ क्या? तुझसे पूछा क्या किसी ने कि तू कब रिटायर होगा या नहीं? मुझे इससे क्या लेना देना? तू कभी भी रिटायर हो या ना हो, ये इस थाने में पूरी जिंदगी गुजार दे, मुझे इससे क्या? बेकारी मेरा टाइम खोटी कर रहा है। अच्छा चल, अब जाकर मेरे लिए एक बढ़िया कटिंग वाली चाय लेकर आ। जी साहब, अभी लेकर आया। बूढ़ा मनोहर अब जल्दी से सामने वाली चाय की दुकान पर गया और उसके लिए चाय ले आया। इतनी ठीक भी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा ये बता मनोहर, तुझे मेरे बारे में क्या क्या पता है? सर वो अरे क्या हुआ, तू डर क्यों रहा है? जो भी मेरे बारे में सुना है वो सब तू अच्छे से बता, मुझे बुरा नहीं लगेगा। देख ये सब तो चलता ही है, लोग तो पीठ पीछे प्रधानमंत्री को भी गालियां देते हैं। क्यों? चल अब जल्दी जल्दी बता, क्या सुना है तूने मेरे बारे में? वो साहब, यही कि आप रिश्वत लेने में माहिर हैं। रिश्वत के लिए तो आप झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बना सकते हैं। अगर पैसे मिल जाएं तो आपके लिए क्या बड़ा और क्या छोटा सब एक समान है। बस यही सब सुना है साहब, लेकिन सुनी हुई बातें कहाँ सच होती हैं? लोगों की आधी से ज्यादा बातें तो झूठी होती है ना। हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तूने जो भी सुना है ना वो कम है। मैं तो बहुत बड़ा फिल्म हूँ, पैसे के लिए तुझे भी खड़े खड़े बेच दूं, समझा? और बिना रिश्वत के तो मेरा गुजारा चलता ही नहीं है, क्योंकि मेरे खर्चे थोड़े हाई फाई हैं। खैर ये बता, अब अपने गाँव की गुनाह की फाइल कहाँ है? बाहर मेरे टेबल पर रखी है, अभी लाता हूँ साहब। अबे ओ चाचा, तुझे किसने कहा इस उम्र में इतना फुर्ती दिखाने को? ज्यादा फुर्ती दिखाएगा ना तो ऐसा ना हो कि इस उम्र में तेरी हड्डियां चटक जाए, समझा? चलो मुझे ये बता, इस गांव में कौन क्या क्या बिजनेस करता है और कितने पैसे कमाता है, वो सब जानकारी मुझे बताओ, समझे? अब उसने एक एक कर सभी की जानकारी देनी शुरू की। ठीक है, तो कल हम गाँव का मुआयना करने चलेंगे। चल अब सामने वाले ढाबे से मेरे लिए बढ़िया सी थाली बनवा कर ले, और हाँ, उस ढाबे वाले को समझा देना कि मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत भी ना करे। बड़ा ही घूसखोर है इंस्पेक्टर, तो आते मुफ्त में खाने बैठ गया। गांव के इस पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर आया था जो कि बड़ा ही घूसखोर था। उसी गांव में एक छोर पर मनीष नाम का एक आदमी रहता था जो कि साइकिल पर समोसे बेचा करता था। उसके समोसे सबको ही बड़े पसंद आते थे। समोसे समोसे आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, आइए आइए जल्दी आइए, समोसे खाइए। अब एक एक कर उसके पास ग्राहक आने लगे। आ गया मनीष बेटा, कब से मैं तेरे समोसे के इंतजार में खड़ी थी। तेरे समोसों के नाम से ही ना मुंह में पानी आ जाता है। ओए होए होए, कितने चटपटे होते हैं तेरे ये समोसे। अरे काकी, इस उम्र में ज्यादा चटपटा खाना ना सेहत के लिए हानिकारक है, समझी? इसलिए सोच समझ कर खाया करो। अरे ओ राजू, इस उम्र से क्या मतलब है तुम्हारा? कमला काकी की अभी उम्र क्या है? देखो तो कितनी जवान है अभी तो। बोलो काकी, कितने समोसे करूं? हाय जीते रहे मनीष, तू ऐसा कर, मेरे लिए 4 समोसे बांध दे। चाची, इस उम्र में 4 खा जाओगी? चुप कर कमबख्त, मेरे खाने पर क्यों नजर लगा कर रखे हुए है? हाँ राजू, काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार जो तूने अब से काकी को नजर लगाई। मैं तो कहता हूँ काकी, तुम काला टीका लगाकर निकला करो, तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहता है तू बिटवा। मनीष बड़ा ही होशियार था। अपनी बातों से वो सबका मन लगाए रखता था। साथ ही कई बार वो अपने ग्राहकों के साथ ऐसी ऐसी शर्त लगाता कि सब शर्त हार जाते और वो जीत जाता। ऐसे ही एक रोज जब उसके पास गांव का मास्टर समोसे खा रहा था, तभी मनीष की नजर सामने वाले पेड़ पर बैठे बंदर पर जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अभी मैं इससे शर्त लगाता हूँ। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तू साइकिल समोसे वाला, मुझसे क्या ही शर्त जीत पाएगा? बोल क्या सवाल है, मैं तैयार हूँ। मास्टर जी, मैंने सुना है कि इंसान बंदर से ही आए, मतलब बंदर ही बाद में इंसान बने। अगर ऐसा है तो अभी भी वो देखो, पेड़ पर ये सब बंदर क्यों रह गए? ये सब इंसान क्यों नहीं बने? मनीष का ये सवाल सुनकर मास्टर अपना सर खुजाने लगता है। सोचो सोचो, जवाब दो, बोलो। अब वो मास्टर काफी देर तक सोचता है, लेकिन उसके पास इसका जवाब नहीं होता। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस समोसे वाले के पास है। लेकिन इसके जवाब के 200 रुपए लगेंगे। बोलो मंजूर है तो बताऊं जवाब? हाँ बोल। अब देखो साहब, हम इंसान जिस बंदर की प्रजाति से आए हैं वो अलग प्रजाति थी, और पेड़ पर रहने वाले बंदर अलग प्रजाति के हैं। इसीलिए तो वो बंदर आज तक बंदर ही रह गए और वो इंसान नहीं बन पाए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब ठीक ही कहते हैं। बड़ी अकल है तुम में। ये लो अपने 200 रुपए पकड़ो।
वो मास्टर उसे 200 रुपए देकर चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें से मनोहर और इंस्पेक्टर विजय कुमार उतरते हैं। क्या रे मनोहर, यहाँ पर तो कितने सारे लोग गाड़ी पर धंधा करते हैं, लेकिन इनके बारे में तूने कुछ भी नहीं बताया। साहब, ये लोग तो छोटे मोटे धंधा करने वाले हैं, इसीलिए आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फालतू की बात मत कर। छोटे धंधे वाले हैं तो क्या हुआ, बड़े धंधे वाले हुए तो क्या हुआ, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ साहब, यहाँ एक बार को आपको बाकी सब लोग पैसे दे भी सकते हैं, लेकिन वो है ना वहाँ, वो उसका नाम मनीष है, समोसे बेचता है साइकिल पर, दिमाग का बड़ा शातिर है वो। आपको बातों में ऐसा उलझा लेगा कि आपको पैसे ही नहीं देगा। अरे ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैंने बहुत देखा है, इसको तो मैं चुटकी बजाकर सीधा कर दूं। चल मेरे साथ और देख मेरा रुतबा। फिर कुछ देर बाद, अरे ओ, तूने यहाँ पर अपनी गाड़ी क्यों लगाई है? अगर तूने यहाँ गाड़ी लगाई ना तो तुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, मुझे समझा? रिश्वत? अच्छा एक बात बताओ साहब, आप सच में पढ़ाई करके पुलिस में भर्ती हो ना? क्या बोला? अब मतलब आपको गाड़ी और साइकिल में फर्क नहीं पता क्या? गाड़ी वो है जो आपके पास है और मेरे पास जो है उसे साइकिल बोलते हैं। और साइकिल पर मैं एक जगह पर नहीं टिकता, यहाँ से वहाँ घूमते हुए समोसे बेचता हूँ साहब। तो आप ही बताओ, जब मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है तो फिर मैं किस बात के आपको पैसे दूं, बताओ? मेरे सामने नए ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे नहीं साहब, मैं ठहरा एक समोसे वाला और आप एक इंस्पेक्टर साहब, तो आप ही बताइए कि कैसे मैं आपका मुकाबला कर सकता हूँ। वैसे ये बताइए कि मैं आपसे शर्त लगाऊं तो आप जीत गए तो जितना पैसा मांगूंगा उतना दोगे, और अगर आप हार गए तो आप कभी किसी से रिश्वत मत लेना। यहाँ पे बोलो, मंजूर है? ये सुनकर मनोहर कहता है, नहीं साहब, आप इसकी बातों में मत आइए, ये आपको अपनी बातों में फिर उलझा रहा है, आप शर्त मत लगाइए। अरे चुप कर, मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार हूँ और मैं यूं ही हार नहीं मान सकता, समझा? ठीक है, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ, लेकिन करना क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन, कल तुम साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचोगे, लेकिन वो समोसे साइकिल पर नहीं होने चाहिए, और जब किसी ने रोका तभी वहीं रुककर तुम समोसे दोगे, लेकिन अपने हाथों से नहीं दोगे और ना ही अपने हाथों से पैसे लोगे। बोलो मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो अगले दिन फिर से साइकिल पर चलते हुए समोसे बेचने आता है, लेकिन इस बार समोसे टोकरी में होते हैं और टोकरी उसके सर पर। एक हाथ से वो साइकिल चला रहा था और एक हाथ से उसने टोकरी पकड़ी हुई। गर्मा गर्म समोसे ले लो। मनीष भैया, मुझे भी समोसे देते जाइए। हाँ बहन। मनीष साइकिल रोकता है और एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अब समोसा अपने हाथों से लेकर ये पैसे मेरी जेब में डाल दीजिए। इसी तरह सभी ग्राहक उसके पास आते हैं और खुद समोसा टोकरी से उठाकर पैसे उसकी जेब में डालते हैं, जिससे वो अपनी शर्त जीत जाता है। देखा साहब, मैंने ना तो समोसे साइकिल पर रखे और ना ही मैंने उन्हें ग्राहकों को अपने हाथों से दिया और ना ही उनसे पैसे लिए। अब शर्त के मुताबिक मैं शर्त जीत गया और आज के बाद आप मुझे कभी साइकिल पर समोसे बेचने से नहीं रोकेंगे और ना ही आप कभी किसी से रिश्वत मांगेंगे। ये सुनकर विजय कुमार पर सब हंसने लगे और वो मनीष की होशियारी देख उल्टे पांव वहां से लौट। पालमपुर गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माधुरी, 7 साल का बेटा मोनू और 6 साल की बेटी पिंकी रहती थी। गणेश एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक रोज, बाबा मेरे स्कूल का बस्ता फट रहा है। माँ ने सिला भी था लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बस्ता था ना, वो शायद इसलिए। बाबा आप मुझे नया बैग दिला दो ना, स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बस्ता चाहिए। ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी ना तो मैं तेरे लिए नया बस्ता ले आऊंगा। तो बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना, अच्छा, और खूब नाम रोशन करना अपने बाबा का। अच्छा बाबा, उसे नया बस्ता, और मैं कब से नया बैट मांग रहा हूँ, उसका क्या? चुप कर नालायक, है वो पढ़ाई की चीज मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज्यादा है उसमें। हाँ अच्छा बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। हमारे पास छाता भी नहीं है। हाँ चलो बच्चों जल्दी चलो। माधुरी, मैं इनको छोड़कर वहीं से खेत पर चला जाऊंगा। है तुम भी घर का काम निपटा कर चली आना खेत पर। इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है, ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम नया छाता और बस्ता जरूर खरीद पाएंगे, और नया बैट भी बाबा। अरे तू नहीं सुधरेगा, चल। गणेश दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद माधुरी भी घर का काम निपटा कर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे।
दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस माधुरी, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है, कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुझे पता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया अभी बकाया है। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल फेंकूंगा। नहीं नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे रानी तू कह रही है तो कुछ दिन की मोहलत और दी जा। ये कहकर घनश्याम वहां से चला गया। दरअसल माधुरी दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए अक्सर गांव के कुछ लोगों की नीयत उसे देखकर बिगड़ जाती थी। मेरा बस चले तो इस गंजे के टाट पर अपनी चप्पल उठाकर मार दो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे औरत से बात करने की। जाने दीजिए ना, आप तो जानते ही हैं उनकी आदत। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब नीचे चटाई बिछाकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गांव में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए और उस बारिश से उनकी मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गणेश अपने मटर की हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए। तो हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। माधुरी काफी हिम्मत वाली थी। उसने गणेश को हौसला दिया और उसे अपने साथ घर ले आई। देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए, ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी फसल खराब होने से गणेश पूरी तरह से टूट चुका था। हफ्ते भर बाद घनश्याम अपने कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंच गया। अब तो तू बर्बाद हो गया, तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं और तू मेरा किराया क्या ही देगा। इसीलिए अभी के अभी तुम सब निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा ना करो, पहले ही हम काफी दुख में हैं, ऊपर से बाहर बारिश भी है। ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा। तू अपने पिल्लों को लेकर जा मर्जी जा, लेकिन हाँ रानी, अगर तू चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। कसम से तुझे हमेशा गुजर रखूंगा। अगर अगली बार तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो चप्पल से ऐसी कुटाई करूंगी कि जो थोड़े बहुत बाल है वो भी नहीं बचेंगे। और तू क्या निकालेगा, हम ही जा रहे हैं घर छोड़कर। मम्मी, मैं तो कहता हूँ ये मिर्च का डब्बा इसकी आंखों में उड़ेल दो, बुड्ढा खुसट कहीं का। ए तेरी तो। ए खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया, नहीं तो दोनों हाथ उखाड़कर ऐसे फेंकूंगी कि एक कश्मीर में जाकर गिरेगा और दूसरा सीधा कन्याकुमारी में। माधुरी अपने पति और बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ एक गुफा उन्हें दिखाई देती है और वो उसी में रहने लगते हैं। बाहर जोरों की बारिश और पेट में भूख, जैसे तैसे वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अपने साथ थोड़ा आटा लाई थी जो घर में बचा हुआ था, इन्हीं की रोटी बनाकर मैं बच्चों को खिला देती हूँ। ठीक है माधुरी, मैं भी कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। शाम को गणेश खाली हाथ लौटता है। कहीं काम नहीं मिला माधुरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को क्या खिलाऊंगा। हम दोनों तो भूखे रह भी लेंगे, लेकिन ये दोनों नन्ही सी जान कैसे भूख बर्दाश्त कर पाएंगे। तभी माधुरी अपने गले में पड़ी चांदी की चेन निकालकर गणेश को देती है। इसे देकर थोड़ा आटा ले आइए। लेकिन माधुरी, ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी ना। हाँ, लेकिन आज एक माँ को अपने बच्चों की खातिर इसे बेचना पड़ रहा है। अब ज्यादा मत सोचिए और जाइए। गणेश दुकान जाकर आटा और सामान ले आता है और माधुरी अपने खेत में जाती है, जहाँ कुछ मटर की फसल टूट कर पड़ी हुई थी। उन मटर को वो अपने साथ ले आती है, जिसके बाद वो उन दानों को तेल में तल लेती है। फिर मसाला बनाकर उन तले हुए मटर को उसमें डाल लेती है और कुछ ही देर में तले हुए मटर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। फिर सबको खाने को परोसती है। जैसे ही वो सभी पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? मम्मी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सच में माधुरी, इतनी अच्छी सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। हमने क्या, किसी ने भी नहीं खाई होगी। तुमने ये कहाँ से सीखी? सच कहूँ तो सीखी नहीं, कल अपने खेत पर गई थी, वहीं से बचे कुचे मटर उठा लाई और धूप में सुखाकर उन्हें तलकर बना डाला।
लेकिन ये सचमुच में कमाल के बने हैं। अगर तुम इसी का ठेला लगाकर बेचो तो तुम खूब पैसे कमाओगी। सच तो सोचना क्या, आज से ही बल्कि अभी से ही शुरू करते हैं। सब्जी अभी भी काफी बची है, मैं साथ में थोड़ी पूड़ी लगा देती हूँ। आप पतीले में ये सब्जी, डब्बे में पूड़ी और मैं थोड़े पत्ते की प्लेट और कटोरी बना देती हूँ, आप उन्हीं में देते जाइएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तैयारी करने के बाद दोनों बाजार चले गए। तली हुई मटर की सब्जी और पूरी खा लो। हैं? तली हुई मटर की सब्जी? भाई ये तो पहली बार सुना। भैया कितने की प्लेट दी भाई साहब? जी सिर्फ 30 रुपए। अच्छा लगा दो फिर। माधुरी जल्दी से उसे एक प्लेट लगा कर देती है और सच में माधुरी की तली हुई मटर की सब्जी कमाल कर गई। लोगों को वो पसंद आई और अब और प्लेट की डिमांड आने लगी। क्या कमाल की सब्जी है भाई साहब। कल मैं मंदिर के बाहर भंडारा करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी के साथ ऐसी ही तली हुई मटर की सब्जी पूरी के साथ बनाओ। एडवांस के तौर पर ये रहे ये 30,000। पहले ही दिन उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल गया। दोनों बड़े खुश हुए। अगले दिन माधुरी ने भंडारे के लिए वैसी सब्जी पूरी के साथ तैयार कर दी। भंडारे में भी सबको उनके बनाए हुए तली मटर की सब्जी और पूरी पसंद आई। अब उन्होंने खुद का ठेला खरीद कर उसमें बनाकर बेचने लगे। अब इसी तरह और भी कई ऑर्डर उनके पास आने लगे और उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। साथ ही गणेश ने अपने खेत पर ही फिर से मटर उगाने शुरू कर दिए और उन्हीं मटर को तलकर वो उसकी सब्जी बनाने लगे, जिससे उन्हें खूब मुनाफा होने लगा। अब उनके पास सब कुछ था, खुद का घर, पिंकी के लिए नया बस्ता, मोनू का नया बैट और सबका अपना अपना एक छाता।